तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 5 बल एवं गति के नियम का क्वेश्चन आंसर। बल एवं गति के नियम का क्वेश्चन आंसर, ये क्या है आपके बल एवं गति के नियम का क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या देखेंगे? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होगा भाई? केवल द्रव्यमान है। ब केवल वेग है। स द्रव्यमान और वेग दोनों। द कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल द्रव्यमान होता है। किसी भी जड़त्व का कारण केवल क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसके बाद है दूसरा, एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की सीट पर बैठा है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है उसी समय लड़का अपने से ठीक नीचे अपने भाई के खुले हाथ पर आम गिराता है। आम गिरेगा। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्या बोला जा रहे हैं। एक लड़का एक ट्रेन के डिब्बे में सबसे ऊपर की सीट पर बैठा है। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है उसी समय लड़का अपने से ठीक नीचे अपने भाई के खुले हाथ पर आम गिराता है। आम गिरेगा। ठीक उसके भाई के हाथ में। ब उसके भाई के हाथ से कुछ दूर ट्रेन चलने की विपरीत दिशा में। स उसके भाई के हाथ में कुछ दूर ट्रेन चलने की दिशा में। द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स। उसके भाई के हाथ में कुछ दूर ट्रेन चलने की दिशा में गिरेगा। जब ट्रेन कुछ दूर ट्रेन चलने की दिशा में उसके भाई के हाथ में गिरेगा आम। उसके बाद है तीसरा, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है गति के प्रथम नियम में। ब गति के द्वितीय नियम पर। स द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द सविंग संरक्षण के नियम पर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द सविंग संरक्षण के नियम पर। उसके बाद है चौथा, एक गोला 500 न्यूटन बल लगाने पर 0.0 सेकेंड में रुक जाता है। गोले का संवेग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब इसका आंसर क्या होगा? 500 न्यूटन। ब 500 किलोग्राम प्रति सेकेंड। स 30 किलोग्राम प्रति सेकेंड। द 30 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा स 30 किलोग्राम प्रति सेकेंड। उसके बाद है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या हो जाएगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है सविंग संरक्षण का नियम खाली स्थान की अनुपस्थिति में लागू होता है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में लागू होता है। दूसरा है एक कमानीदार तुला के दोनों सिरों को 20-20 किलोग्राम भार के बल से खींचा जाता है। तो उसका पाठ्यांक खाली स्थान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा। उसके बाद है थर्ड, गति का प्रथम नियम खाली स्थान के नियम से जाना जाता है। तो जो गति का प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है चौथा, किसी वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए त्वरण को दुगुना कर दें। तो बल क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। आपके खाली स्थान में क्या हो जाएगा? आंसर आपका दुगुना हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है बल कौन सी राशि है? तो बल एक क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पहला, 3 ठोस जो क्रमशः एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने हैं एवं इनका आकार तथा आयतन समान है, बताओ इनमें से किस ठोस का जड़त्व ज़्यादा होगा और क्यों? स्टील का जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक होने के कारण द्रव्यमान भी सर्वाधिक होगा। प्रश्न पहला क्वेश्चन है, 3 ठोस जो क्रमशः एल्यूमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने हैं एवं इनका आकार तथा आयतन समान है, बताओ इनमें से किस ठोस का जड़त्व ज़्यादा होगा और क्यों? स्टील का जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक होने के कारण द्रव्यमान भी सर्वाधिक होगा। उसके बाद है आपका प्रश्न 2, कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं पर रेत पर गिरने से नहीं, ऐसा क्यों? हम सभी को पता है कि जो कांच के बर्तन हैं जैसे हमारे हाथ से छूटता है बर्तन
और अगर फर्श क्या है पक्के हैं तो क्या हो जाता है, कांच टूट जाता है। लेकिन अगर उसी कांच के बर्तन को रेत पर गिराते हैं तो वह टूटता है क्या, नहीं। तो क्यों, इसका आंसर बताइए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। पक्के फर्श पर गिरने पर कांच की वस्तु तुरंत विरामावस्था में आ जाती है, अतः संवेग परिवर्तन की दर अधिक होने के कारण उस पर अधिक बल कार्य करता है, अतः वह टूट जाती है। रेत पर गिरने से वह तुरंत विरामावस्था में नहीं आती, बल्कि वह कुछ समय लगता है, अतः संवेग परिवर्तन की दर कम होने के कारण इस पर बल कम लगता है। उसके बाद है गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतकों का अर्थ लिखिए या संकेतों का अर्थ लिखिए। तो F बराबर होता है ma, या बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का जो मान होता है वो क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। क्या होगा, बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा। तो F जहाँ पर क्या है, वस्तु पर आरोपित बाह्य बल है, M क्या है, वस्तु पर द्रव्यमान है, A क्या है, वस्तु पर कार्यरत नियत त्वरण है। अब है गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। अब द्वितीय नियम क्या है, F बराबर ma अथवा बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। उसमें प्रयुक्त संकेतों का, अब इसमें जो संकेत F है और M है उसका हमें क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 3 में क्या दिया गया, तो वही है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, वही है, वही सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते समय गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है। आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है तेजी से आती गेंद को कैच करते समय क्या करता है, गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है। तो क्यों करता है, तो इसका उत्तर है, ऐसा करने से गेंद देरी से विरामावस्था में आती है, अतः उसके संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अतः गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर कम बल आरोपित किया जाता है, अतः चोट नहीं लगती और कैच छूटता भी नहीं है। यह आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 5वां। कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श पर या भूसे के ढेर पर कूदने पर कम चोट क्यों लगती है। यह आंसर वही हो जाएगा जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो बर्तन है, कांच के बर्तन है, वो क्या होते हैं, पक्के फर्श पर टूट जाते हैं लेकिन रेत पर नहीं टूटती। उसका उत्तर सेम उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आप 2 का देखेंगे, प्रश्न 5 के उत्तर के लिए आप। उसके बाद है प्रश्न 6वां। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या है, बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर है, यहाँ पर पीछे की ओर नहीं, पीछे की ओर। बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर है, ये क्या है, ओर, पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। तो देखते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। बंदूक चलाने के पूर्व बंदूक व गोली दोनों विरामावस्था में हैं, अतः इस निकाय का कुल रेखीय संवेग 0 है। फायर करने पर गोली उच्च वेग से आगे की ओर जाती है, अब उसमें धनात्मक संवेग है, फलस्वरूप बंदूक पीछे जाती है जिसमें गोली के बराबर किंतु ऋणात्मक संवेग है और कुल संवेग अब भी 0 है, अतः बंदूक के पीछे आने से व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। प्रश्न 2 है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। आपका क्वेश्चन है प्रश्न 2, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो उत्तर है, यदि बस अचानक चल पड़ती है तो जड़त्व के कारण सामान में विरामावस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति के कारण वह पीछे गिर सकता है। बस के कारण वह पीछे गिर सकती है और बस के अचानक रुकने पर गत्यावस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति के कारण आगे की ओर
गिर सकती है। यदि बस तेजी से मुड़ती है तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल उपलब्ध न होने पर सामान मोड़ के बाहर की ओर गिर सकता है, अतः इसे रस्सी से बांधा जाता है। उसके बाद है प्रश्न 3, यदि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो क्या संवेग भी शून्य होगा, समझाइए। तो क्या है, त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान, या त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के। स्पष्ट है कि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा, अतः वस्तु नियत वेग से गति करेगी, फलस्वरूप संवेग भी नियत हो जाएगा, शून्य नहीं। प्रश्न 4 है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट करें कि बैलगाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसमें आपका क्वेश्चन है प्रश्न 4, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट करें कि बैलगाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होते हैं, किंतु ये एक ही वस्तु पर नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बैल अपने खुरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल बैल पर आगे की ओर कार्य करता है, अतः इस तरह बैलगाड़ी को खींच पाता है। प्रश्न 5 है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की पाइप से तकलीफ क्यों होती है, स्पष्ट करें। तो उसका उत्तर है, तीव्र गति से ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने के संबंध अधिक होती है, मतलब तीव्र गति से ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने से संबंध अधिक होती है, अतः प्रतिक्रिया स्वरूप कर्मचारी पर विपरीत दिशा में अधिक बल कार्य करता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। उसके बाद है प्रश्न 1, सिद्ध करें कि यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। सिद्ध करें कि यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। तो इसका उत्तर है या हल है, माना कि हल्की वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v है तथा भारी वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v है, तो सिद्ध करना है कि m बड़ा m ना स्मॉल m से बड़ा कैपिटल M तथा हल्की वस्तु का संवेग बराबर भारी वस्तु का संवेग। तो आ जाएगा आपका mv बराबर mv, स्मॉल mv बराबर कैपिटल mv। इसके बाद आ जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो स्मॉल m बटा कैपिटल M बराबर कैपिटल V बटे स्मॉल v। अब चूंकि बाएं पक्ष में m क्या है, अंश है, जो छोटा m अंश है, और बड़ा m क्या है, हर है, ठीक है। तो बड़ा m क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अंश से हर बड़ा होता है, अतः दाएं पक्ष में v अंश है और जो स्मॉल v है वो क्या है, हर है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो v है मतलब जो हर है इसमें भी छोटा v बड़ा हो जाएगा, अतः सिद्ध होता है कि हल्की वस्तुओं का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। उसके बाद है प्रश्न 2, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक कार हो जो एक सड़क के किनारे खड़ी है, संभवतः हमारे द्वारा बल लगाने पर भी कार गतिशील नहीं हो पाएगी। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करने के लिए कहता है कि दोनों बल विपरीत व बराबर हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताइए कि कार क्यों गतिशील नहीं हो पाती। तो उत्तर है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किंतु क्रिया व प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। कार के गतिशील न हो पाने के कारण या कार की गतिशील न हो पाने के बारे में दिया गया विद्यार्थी का तर्क गलत है। वस्तुतः कार इसलिए गतिशील नहीं हो पाती क्योंकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक है। उसे गतिशील करने के लिए जितने बल की ज़रूरत है उतना बल विद्यार्थी नहीं लगा पाता। उसके बाद है प्रश्न 3, एक फुटबॉल और टेनिस बॉल समान वेग से गतिशील हैं। दोनों एक दूसरे से आमने सामने टकराते हैं तथा कुछ समय बाद दोनों रुक जाते हैं।
अगर टकराने का समय अंतराल 1 सेकेंड है तो पहला है कौन से बॉल पर बल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है टकराने के कुछ समय पश्चात दोनों रुक जाते हैं, अतः दोनों ही बॉल पर बल का समान प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है किस बॉल के संवेग में सबसे अधिक परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर है टक्कर के पश्चात दोनों गेंद रुक जाते हैं, अतः दोनों का संवेग शून्य हो जाता है। चूँकि टक्कर के पूर्व दोनों समान वेग से चल रहे थे, अतः फुटबॉल का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका संवेग अधिक था, अतः फुटबॉल के संवेग में अधिक परिवर्तन होगा। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, किस बॉल का त्वरण सबसे अधिक होगा। तीसरा है चूँकि दोनों बॉल समान वेग से गतिशील थे, अतः दोनों का त्वरण समान था। यदि वेग नियत था तो त्वरण शून्य था। उसके बाद है प्रश्न चौथा। सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं का कुल संवेग उनके परस्पर टकराने से पूर्व एवं टकराने के पश्चात समान रहता है। तो उत्तर है मान लो कि दो गेंद ए व बी के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं। ये एक ही सरल रेखा में क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिशील हैं एवं उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। t समय बाद दोनों गेंदें परस्पर टकराती हैं, जहाँ ए बी गेंद पर F12 बल व बी ए गेंद पर F21 बल आरोपित करती हैं। फलतः ए व बी के वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। गेंदों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल गति के तीसरे नियम के अनुसार बराबर तथा विपरीत दिशा में है, इसलिए F12 बराबर ऋण F21। इन बलों की वजह से गेंदों के वेग में बदलाव आता है, फलतः गेंदों का संवेग भी बदल जाता है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर F12 बराबर m2 ब्रैकेट में है v2 माइनस u2 ब्रैकेट बंद बटा t। F21 बराबर हो जाएगा m2 ब्रैकेट में आ जाएगा v1 माइनस u1 ब्रैकेट बंद बटे में आ जाएगा t। गति के तृतीय नियम के अनुसार F बराबर मतलब F12 बराबर ऋण F21, अतः m2 F1 F यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर गति के क्या है नियम है, तो इसमें F12 और F21 है, तो यहाँ पर सबका क्या दिया हुआ है, मान दिया गया है। तो इस मान को हम क्या करेंगे, रखेंगे। m2 F12 का मान क्या है m2 ब्रैकेट में है v2 ऋण u2 ब्रैकेट बंद बटा t बराबर है ऋण m1 ब्रैकेट में है v1 ऋण u1 ब्रैकेट बंद बटा t। तो क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ये टी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या बचेगा m2 v2 माइनस u2 और माइनस m1 v1 माइनस u1। अब इसको क्या करेंगे, m2 का गुणा करेंगे ब्रैकेट में जो है v2 माइनस u2 का, m2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा m2 v2 होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसी का गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा m2 v2 और m2 u2। माइनस है तो माइनस, उसके बाद है माइनस यहाँ पर m1 का ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे, तो m1 का v1 से करेंगे तो m1 v1 माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर m1 इंटू u1, तो m1 u1 आ जाएगा। उसके बाद है हम m1 v1 पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। m1 v1 है, जो m है और v है उसको एक साथ रखेंगे, और जो m है और u है उसको एक साथ रखेंगे। तो m1 v1 धन m2 v2 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद संवेग तथा टकराने के पहले संवेग, अतः सिद्ध हुआ कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद समान रहता है। उसके बाद आता है आंकिक प्रश्न। उसके बाद क्या आता है, आंकिक प्रश्न। प्रश्न 1 है 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है।
वस्तु के पहले और बाद में संवेगों व उस पर आरोपित बल की गणना करें। तो हल है वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर कितना है 50 किलोग्राम गुणा 4 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 50 जब कितना होता है 200 होता है तो 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वस्तु का बाद में संवेग क्या होता है बाद में करें 7 मीटर सेकेंड हो जाता है। इसमें दिया है 7 मीटर संवेग हो जाता है बाद में। तो वस्तु का बाद में संवेग हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे P2 देंगे 50 किलोग्राम गुणा 7 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 50 सत्ते कितना हो जाएगा 350 किलोग्राम प्रति सेकेंड हो जाएगा। वस्तु पर आरोपित बल F बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल बराबर P2 है माइनस P1 है। हमको P2 और P1 पता है। हमारा जो P2 है उसका मान कितना है 350 है और P1 का मान कितना है 200 है। कितना है P1 का मान 200 है। P1 का मान कितना है 200 है। कितना है P1 का मान 200 है। उसके बाद इसमें दिया है सेकेंड कितना है मतलब टाइम समय अंतराल 6 सेकेंड है। तो बराबर करेंगे तो P2 कितना है 350 है ऋण 200 है ब्रैकेट बंद कर देंगे बटा 6 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मतलब बराबर 150 बटे 6 हो जाएगा। तो 6 को हम क्या करेंगे काटेंगे मतलब 15 से ना 150 को 6 को क्या करेंगे 6 से भागित देंगे 150 को तो कितना आ जाएगा 25 किलोग्राम प्रति मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है ये बटा में है ना ये याद रखना ये बटा में है तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो गया एस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है मतलब वह क्या है बटा है ये ऐसा है 150 kg मीटर ये प्रति बटा है मतलब ये ऐसा बटा है एस है और यहाँ पर क्या है 6 एस है तो दोनों एस का गुणा होने पर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर एस स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या है तो 25 बराबर 25 न्यूटन आ जाएगा। तो प्रारंभिक संवेग कितना था 200 किलोग्राम है। अंतिम संवेग कितना है 350 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है और आरोपित बल कितना आ जाएगा 25 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद है आंकिक प्रश्न और है 3 किलोग्राम के एक पिन पर लगने वाले बल का समय के साथ खींचा वक्र निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। पिन का संवेग ज्ञात करें। इसमें दिया गया है समय भी दिए गए हैं बल भी दिए गए हैं न्यूटन चित्र में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हल। समय 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच अर्थात 10 ऋण 4 बराबर 6 सेकेंड के अंतराल में वस्तु का आवेग होगा। तो आवेग बराबर क्या होता है बल गुणित समय होता है। तो बल 10 न्यूटन गुणित समय 6 सेकेंड। तो हम दोनों को गुणा करेंगे तो 10 छक्के 60 होता है तो 60 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। अतः पिन का समय कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उत्तर आपका आ जाएगा 60 न्यूटन एस मतलब सेकेंड या 60 किलोग्राम प्रति या 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। टिप्पणी है समय 0s से 4s तक बल परिवर्तित हो रहे हैं। परिवर्ती बल जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 3 है आपका समान वेग से आ रहे एक पिंड का 200 न्यूटन का बल लगाकर 0.25 सेकेंड में रोक दिया जाता है। पिंड के आवेग की गणना करें। तो हल है आवेग बराबर बल गुणित समय बराबर बल कितना है 200 न्यूटन है गुणित समय क्या है 0.25 सेकेंड है बराबर 50.00 न्यूटन सेकेंड। तो बराबर कितना आ जाएगा 50 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 4 5 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण तथा m2 द्रव्यमान की वस्तु में 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो यह बल उसमें कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो हल है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण F है 5N बराबर m1 इंटू 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर है m1 बराबर 5/8 किलोग्राम तथा 5 न्यूटन बराबर है m2 गुणित 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर m2 बराबर 5/24 किलोग्राम। दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध देने से संयुक्त द्रव्यमान m बराबर m1 धन m2 बराबर
5/8 धन 5/24 किलोग्राम बराबर आ जाएगा 15/24 धन 5/24 किलोग्राम बराबर है 20/24 किलोग्राम बराबर 20/24 किलोग्राम है। अतः त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा द्रव्यमान हो जाएगा बराबर 5 न्यूटन बटा 20/24 ग्राम बराबर है 5 × 24 न्यूटन बटा 20 ग्राम तो बराबर है 120 न्यूटन बटा 20 तो कितना हो जाएगा 20 छक्के 120 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 न्यूटन प्रति किलोग्राम। त्वरण बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 5वां। 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकेंड और 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकराती हैं। टकराने के बाद प्रथम वस्तु का वेग 1.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो हल है संवेग संरक्षण नियम के अनुसार संगठक के पूर्व, यहाँ पर संगठक आ जाएगा, का है वो, संगठक के पूर्व निकाय का संवेग बराबर संगठक के बाद निकाय का संवेग। यदि संगठक के बाद दूसरी वस्तु का वेग v2 हो तो 1 किलोग्राम गुणित 2 मीटर प्रति सेकेंड धन 2 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 1 किलोग्राम गुणा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड धन 2 v2 बराबर हो जाएगा 2 धन 2 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकेंड धन 2v2 बराबर 2v2 बराबर 4 माइनस 1.5 मीटर प्रति सेकेंड तो 2v2 बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड तो v2 बराबर 2.5 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड तो v2 बराबर आ जाएगा आपका 1.25 मीटर प्रति सेकेंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका कक्षा 9वीं का अध्याय 5 बल व गति के नियम। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।